आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां। रानीगंज कोलफील्ड क्लब की ओर से एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक बैंक हड़ताल की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दुर्गापुर पहुंची, जिसके बाद उनके होटल से निकलने के पहले काफी सुरक्षा का इंतजाम किया गया। डॉग स्क्वाड के साथ होटल के चारों तरफ निरीक्षण की गई। उसके बाद ममता बनर्जी सिटी रेसिडेंसी होटल से सोमवार सुबह व्हीलचेयर पर बैठकर निकली। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रविवार दुर्गापुर पहुंची, जिसके बाद उनके होटल से निकलने के पहले काफी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। डॉग स्क्वाड के साथ होटल के चारों तरफ निरीक्षण की गई। उसके बाद ममता बनर्जी सिटी रेसिडेंसी होटल से सोमवार सुबह व्हीलचेयर पर बैठकर निकली। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। रास्ते के दोनों तरफ से काफी संख्या में पुलिस खड़े थे। उसी दौरान तृणमूल के पूर्व आवासन मंत्री बांकुड़ा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी वहां पहुंचे, जो कुछ महीनों पहले ही तृणमूल छोड़कर भाजपा में चले गए थे। भाजपा द्वारा बांकुड़ा विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें उनका नाम नहीं है, जिसके कारण फिर तृणमूल में आने के लिए ममता बनर्जी से भेंट करने के लिए खड़े थे। उस दौरान मीडिया से बात करते हुए भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया कि टिकट घोषणा के एक दिन पहले तन्मय घोष नामक व्यक्ति ने बीजेपी का झंडा पकड़ा था। उसे भाजपा की ओर से टिकट दी गई है। टिकट देने के लिए 3 करोड़ रुपए लिए गए हैं। उस व्यक्ति पर ऐसा ही आरोप लगाया है और कहा कि विष्णुपुर इलाके के सांसद सौमित्र खां ने पैसा लेकर टिकट दिलवाया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी गांधी मैदान पहुंची, जहां हेलीकॉप्टर रुकी हुई थी और 12:45 में पुरुलिया के लिए रवाना हो गई। ममता बनर्जी को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, बांग्ला नीचे मेके चाहिए। एवं आयुक्त सुकेश जैन, डीसीपी अभिषेक गुप्ता सहित उच्च पदाधिकारी तथा दुर्गापुर नगर निगम के मेयर दिलीप अगस्ती, विश्वनाथ पड़ियाल, पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी भी मौके पर मौजूद रहे। পিছিয়ে পড়ে যাবে। হ্যাঁ হবে। সরকারি জায়গা সমস্ত বন্ধ, কোনো সরকারি জায়গা থাকার জায়গা নেই, সুযোগ নেই। কোথায় কোথায় রাখবো বুঝে পেতে আমার বাড়ির পাশে একটা হোটেল আছে জানেন, সেখানে 4টে রুম নিয়ে ওনাকে তুললাম উইথ সিকিউরিটিকে। ফোনে একটাই উড়ে গেলেন এখান থেকে হেলিকপ্টারে, সিকিউরিটিকেও ফোনে একটা সিকিউরিটি আমরাই তো, ওনার সঙ্গে যদি থাকতে তারা আছে, আর বাকিটা বাইরেটা আমরাই সামাল দিই। তো সেইভাবেই আমরা বাইরেটা সামলে দেবো। আছে শঙ্করলালও আছে। বুঝলি দাদা, দেখা গেল কপ্টার থেকে বসে মুখ্যমন্ত্রী আপনার সঙ্গে কিছু কথা বললেন, কি সেই কথা? সাংগঠনিক কথা, নির্বাচনের কোনো রণকৌশল? নির্বাচনী রণকৌশল উনি জানেন তো, যে ওদেরকে নির্বাচনী রণকৌশল দিতে হয়। ওনার রণকৌশল যেগুলো আছে সেগুলোর সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল, আর সেই রণকৌশলকে সামনে রেখে যে কথা হয়েছে সেই কথাতে সবাই বলছে খেলা হবে, খেলাটা হবে, সেটার আভাসটা পাওয়া যাবে 2 তারিখে। ব্যালটগুলো যখন খোলা হবে, বক্সগুলো যখন খোলা হবে, তখন বোঝা যাবে যে খেলাটা কতটা হয়েছে আর কতটা আমরা খেলেছি। অধিনায়কের তো পা ভেঙেছে, ভাঙা পায়ে কি খেলা হবে? অধিনায়ক পা ভেঙেছে, আমরা রয়েছি তার মিডফিল্ডাররা। উপদা, আজকে আমরা দেখতে পেলাম যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য আপনার হোটেলের বাইরে এখনো পর্যন্ত দূর
বলছি দাদা, দুর্গাপুর মুখ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত প্রিয় একটি জায়গা। বিরোধী দলনেত্রী থাকাকালীন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন দেখা গেছে বারংবার তিনি দুর্গাপুরকে পছন্দের তালিকায় বেছে নিয়েছেন। 2016 নিরাশ করেছে দুর্গাপুর মুখ্যমন্ত্রী, ফিরিয়ে দেওয়া যাবে 2021। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমার দেশে আর এই যে দ্বিতীয়বারের জন্য আর তার সাথে থাকতে 2001 সালে আমরা বিহার 2004 সালে একমাত্র সেই মুম্বাইতে তখন দেখা গেছে সেটার আওয়াজটা পাওয়া যাবে আমরা খেলেছি। অধিনায়কের তো পা ভেঙেছে, ভাঙা পায়ে কি খেলা হবে? পা ভেঙেছে, আমরা রয়েছি दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राष्ट्रीय बैंकों को निजीकरण करने के प्रतिवाद में राष्ट्रीय व्यापी 2 दिन का हड़ताल बैंक संगठन के द्वारा किया गया। वहीं दुर्गापुर में भी हड़ताल का प्रभाव देखने को मिला। राष्ट्रीयता बैंक को निजीकरण करने के प्रतिवाद में राष्ट्रीय व्यापी 2 दिन का हड़ताल बैंक संगठन के द्वारा किया गया। दुर्गापुर में भी बैंक हड़ताल का प्रभाव देखने को मिला, खासकर युवा छात्रों में जो बैंक में काम से आए थे उन्हें लौटकर जाना पड़ा। साथ ही एटीएम में भी पैसा नहीं रहने पर आक्रोश जताया। बैंक यूनियन की ओर से सुब्रत कुमार सिन्हा ने बताया कि केंद्र में बैठी सरकार राष्ट्रीय बैंकों को निजीकरण कर रही है। फरवरी के बजट में अर्थ मंत्री द्वारा भारत के इतिहास में प्रथम घोषणा की गई कि राष्ट्रीयता 2 बैंकों को बंद कर दिया गया। अब बीमा सेक्टर में भी बिक्री की जाएगी। 2019 में 27 राष्ट्रीय बैंक से जिसको यह सरकार ने किसी बैंक के साथ जोड़ दिया तथा कुछ बैंकों को बंद कर दिया, जिसमें अभी 12 बैंक राष्ट्रीयता है। उन सब बैंकों को भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बावजूद नेट लॉस दिखाकर उसे बंद करने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार के सिद्धांत के द्वारा और बैंक कर्मियों ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने 10,000 करोड़ बैंक से लोन लिया है वही लोग बैंक को खरीदना चाहते हैं और केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार उन लोगों के हाथों में सौंपना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। और कहा कि केंद्र में बैठी सरकार का कहना है कि बैंक को सरकार चलाने का दायित्व नहीं है, मगर संविधान में लिखा हुआ है कि जनगणना का बैंक 5 साल सरकार आती है, उसके बाद चली जाती है, मगर दायित्व सरकार का होता है। जब तक निजीकरण के सिद्धांत से सरकार नहीं हटती तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरह से किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, काला कानून को रद्द करना होगा, उसी तरह हम लोग भी लगातार आंदोलन पर जाएंगे। আপনারা সকলেই জানেন, দেশের মানুষ জেনে গেছে যে এবারের যে বাজেট, ফেব্রুয়ারি মাসের যে বাজেট, সেই বাজেটের সময় দেশের অর্থমন্ত্রী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম ঘোষণা করলো যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের 2টো ব্যাংক বন্ধ করা হবে, বিমা বিক্রি করা হবে। আপনারা জানেন যে 2019 সালের থেকে যে 27টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছিল সেই ব্যাংকে মার্জার এবং সংযুক্তিকরণের ফলে এখন 12টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তৈরি করেছে। এই যে 12টা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তৈরি করেছে, এই ব্যাংকগুলো গত 5 বছর ধরে
অপারেটিং প্রফিট করা সত্ত্বেও তাদেরকে নেট লসের সম্মুখীন হতে হয়েছে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির ফলে, যে ব্যাংক থেকে যারা টাকা নিয়েছে, লোন নিয়েছিল, সেই 10 লক্ষ কোটি টাকা তারা বড় বড় কর্পোরেটরা নিয়ে লুট করেছে। স্বাভাবিকভাবে যখন লস হয় তখন কেন্দ্রীয় সরকার তারা বলছে, ঘোষণা করছে যে ব্যাংক পরিচালনা আর সরকারের দায়িত্ব না। কিন্তু দেশের সংবিধানে একটা কথা পরিষ্কার লেখা আছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক জনগণের ব্যাংক, একে সরকার আসে 5 বছর, 5 বছর চলে যায়, সরকারের দায়িত্ব থাকে যে তাকে রক্ষা করা। এবং এটাও আপনাদের মাধ্যমে আমরা জানাচ্ছি, এই যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক আছে, এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের যে মোট আমানতের পরিমাণ হচ্ছে 140 লক্ষ কোটি টাকা। এটার উপর লোলভ দৃষ্টি। কারা নিতে চায় এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো? যারা টাকা লুট করেছে তারাই নিতে চাইছে এই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে। আদানি, আম্বানি, বেদান্ত, সমস্ত বড় বড় যে সমস্ত যারা লুট করেছে তারা টাকাটা ব্যাংকে নিতে চাইছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ। আমরা একটা কথায় পরিষ্কার বলেছি যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেটাইজেশন করা যাবে না, দেশের অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে। এই জন্যই দুদিনের ধর্মঘট আমাদের। আমার নাম হচ্ছে সুব্রত কুমার সিনহা, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংকস ইউনিয়ন। অবশ্যই ধর্মঘট। আমরা জানি কৃষকরা যদি 26শে নভেম্বর থেকে লাগাতার দিল্লির বুকে এত বিরাট আন্দোলন করে সরকারকে এখনো টলাতে পারছে না, এত সরকার কঠোর, এই রকম স্বৈরাচারী সরকার, এরকম বিশ্বাসঘাতক সরকার আমাদের জীবনে আমরা কখনো দেখিনি। আমরা জানি এই দুদিনের ধর্মঘট করে আমরা এই দুদিনের ধর্মঘটের মাধ্যমে সরকারকে চেতাবনী দিতে চাইছি যে তুমি যদি এই নীতি পরিবর্তন না করো, আগামী দিনে ব্যাংকিং, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যবস্থা পুরো অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের পথে আমরা যাব। কারণ আমরা শুধু আমাদের চাকুরির নিরাপত্তা না, আমরা চাইছি দেশের জনগণের আমানতের সুরক্ষা। কারণ টাকাটা, মূল জায়গাটা হচ্ছে এই 140 লক্ষ কোটি টাকার উপর লোলুপ দৃষ্টি হচ্ছে এই কর্পোরেটের উপর, এবং কর্পোরেটের অধীনে যে সরকার চলছে তার বিরুদ্ধে আমাদের যে ঘোষণা। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आगामी 15 मार्च से लेकर 18 तारीख तक बैंक हड़ताल की घोषणा की गई है। सोमवार रानीगंज एसबीआई बैंक के सामने धरने पर बैठे कर्मियों ने इसकी जानकारी दी। वहीं इस हड़ताल के समर्थन में सीटू भी अब उतर आई है। सीटू की तरफ से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में रैली की गई। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान को निजीकरण करने की योजना चल रही है, जिसमें बैंक भी शामिल है। इसी के विरोध में सोमवार रानीगंज के एसबीआई बैंक के सामने कर्मचारी धरने पर बैठ गए। उनके मुख्य विरोध में बैंकों का बेसरकारीकरण, विलुप्तीकरण, साधारण बीमा और LIC को प्राइवेट करना शामिल है। वहीं उन्होंने मांग रखी है कि बैंक के कई एक विभाग खाली है, जिनमें जल्द नियुक्ति की जाए, आउटसोर्सेस कर्मियों को स्थायी किया जाए, हर ATM मशीन के बाहर सुरक्षा कर्मी रखा जाए। वहीं इनके मांगों के समर्थन में अब सीटू भी उतर चुकी है। सीटू ने यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया के समर्थन में रानीगंज के विभिन्न इलाकों में रैली निकाली, जहां CPIM नेता रुनु दत्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। वहीं इंडियन ओवरसीज बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट विमल गोस्वामी, UBI के पूर्व कर्मचारी तपन ज्योति कोनार, 12 जुलाई कमेटी के कन्वेनर हीरक गांगुली, सुब्रतो चैन, निलय घोष मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, সমগ্র আইন মানছি না, মানবো না, সমগ্র আইন শ্রমিক বিরোধী আছে, আইন বাতিল করো, সারা ভারত ধর্মঘট সফল করুন। পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি প্রাইভেট কোম্পানি রেল চালাচ্ছে কর্তৃক হারে ভাড়া নিয়ে। আমাদের এখানে আমরা যা আছি এই অঞ্চলের মানুষ, অতীতে আমাদের এখানে বন্ড কারখানা ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। গ্লাস ফ্যাক্টরি ছিল, যেখানে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম কারখানা ছিল, বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গ্লাস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেছে এবং কলিয়ারির ওপর আইন যা হয়েছে,
নতুন কলিয়ারি খোলা হবে, তার টেন্ডার হবে, আইন পাস হয়েছে, বেসরকারি লোক নিতে পারবে। শুধু নিতে পারবে না, ওদিকে পরীক্ষামূলক পাবে কিছু প্রাইভেট কোম্পানি কলিয়ারি চালাচ্ছিল, কিন্তু তাদের সেল রাইট ছিল না। তারা উৎপাদন করত, সেই উৎপাদন হচ্ছে তাকে দিয়ে দেওয়া হতো, তার খরচ পেত, তার দাম ছিল, এবং সরকার তা বিক্রি করত। এখানে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বাজেটের আগে উনি বললেন যে এইবারের যে বাজেট হবে জনগণ সেই বাজেটে চমৎকৃত হবে, এবং শতাব্দীকাল ধরে এই বাজেট হয়নি। আগামীকাল মানুষ এই বাজেট সমস্যা দেখতে পারবে। সাধারণ মানুষ, ব্যাংক কর্মচারী, আমরা ভাবলাম যে নিশ্চয়ই এমন বাজেট হবে যে সাধারণ মানুষ, ব্যাংক কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী সবাই উপকৃত হবে। কিন্তু বাজেট আমরা কি দেখলাম যে তিনি তার দিক দিয়ে গেলেন না। উপরন্তু তিনি আমাদের যে কোর সেক্টর, ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টর এবং স্ট্র্যাটেজিক সেক্টর, সেখানে বিলুপ্তিকরণের সিদ্ধান্ত নিলেন, এবং তিনি বললেন যে আমাদের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং জীবন বীমা, সাধারণ বীমা তাদেরকে আমরা বেসরকারিকরণ করব, তাদেরকে আমরা প্রাইভেট মালিকের হাতে তুলে দেব। স্বভাবতই তিনি যা বললেন, তিনি যা বলেছিলেন তার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। এখন আমরা তার বিরুদ্ধে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের যে লেবার কমিশনার আছে সেখানে আমরা অ্যাপিল করলাম যে এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে অনৈতিক, এবং এই সিদ্ধান্তকে আমরা কোনো মতে মানি না। সংগঠন এগুলো মনে করে যে ব্যাংক শিল্প, জীবন বীমা, সাধারণ বীমা যদি কেন্দ্রীয় এই সংস্থাগুলিকে যদি বেসরকারিকরণ করা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের আমাদের আমানত হচ্ছে তারা সুরক্ষিত থাকবে না। আপনারা জানেন যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ব্যাংকগুলি আছে সেগুলিতে প্রায় 126 লক্ষ কোটি টাকা আমানত আছে। বিমার সম্পদের পরিমাণ 24 লক্ষ কোটি টাকা। আজ সরকার হচ্ছে প্রাইভেট কর্পোরেটের স্বার্থে সমস্ত ব্যাংকগুলোকে, বিমাগুলোকে বেসরকারি করে তাদের হাতে তুলে দিতে চাইছে। আমরা যারা ইউনিয়ন করি, যারা জনগণের স্বার্থে লড়াই করি, জনগণের পক্ষে আছি, এবং জনগণের টাকা, আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে আমাদের ব্যাংক বেসরকারিকরণের ইতিহাস হচ্ছে প্রায় 800খানা ভারতবর্ষে প্রাইভেট ব্যাংক ছিল, সেই সমস্ত ব্যাংকগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছিল। সরকারি ব্যাংক যারা আছে আপনারা জানেন সেই সরকারি ব্যাংক তারা গিয়েছিল এবং সমস্ত প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকে তারা অধিগ্রহণ করে সেই ব্যাংকগুলোকে তারা বাঁচিয়েছিল। আজকে সরকার উল্টো পথে হাঁটছে। এই সরকার হচ্ছে যে সমস্ত কিছু বিক্রি করতে চাইছে, শুধু ব্যাংক নয়, বিমা নয়, তারা রেল, তারা গেল, তারা ইস্পাত, তারা কয়লা, সমস্ত, এমনকি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে তারা সমস্ত কিছু বন্ধ এবং বিক্রি করতে চাইছে। এরা একটাও তৈরি করেনি কোনো দিন, এদের আমলে কোনো কিছু সরকারি রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ তৈরি হয়নি, কিন্তু সমস্ত এরা বিক্রি করতে চাইছে। আপনারা জানেন যে ব্যাংকে যখন ডিম্যানিটাইজেশন হয়েছিল, নোটবন্দি হঠাৎ করে ঘোষণা করা হলো, তখন সাধারণ মানুষ কত কষ্ট পেয়েছেন, এবং সেই সময় ব্যাংক কর্মচারীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, ব্যাংক কর্মচারীরা অফিসে এসছেন এবং সাধারণ মানুষকে, সাধারণ গ্রাহককে তারা সেই সার্ভিসটা তারা প্রোভাইড করেছেন। এবং সেই সময় তিনি বলেছিলেন যে ব্যাংক কর্মচারীদের যে আমাদের সার্ভিস দিয়েছে সেটাও অতুলনীয়, এবং তাদেরকে ফ্রন্ট ওয়ারিয়ার বলা হয়েছিল। আচ্ছা, মূলত কোন দাবিটাকে আপনারা সামনে রেখে এই ধর্মঘট মূলত আমাদের যে ব্যাংক ধর্মঘট করছি সেটা হচ্ছে ব্যাংক শিল্পের বেসরকারিকরণ, বিলগ্নীকরণ এবং প্রাইভেটাইজেশন। মূল হচ্ছে যে সরকারি ব্যাংকগুলোকে প্রাইভেট হাতে তুলে দেওয়া, তাকে বিক্রি করে দেওয়া, এবং এর ফলে কি হবে যে আমাদের যে আমানতকারী তার যে আমানত সেটা হবে সুরক্ষিত থাকবে না, এবং সেটা যেগুলো বন্ধ হয়ে যাবে আর কি ব্যাংকগুলো, সেই সম্ভাবনার জন্য আমরা মনে করছি যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তার যে চরিত্র সেই চরিত্রে বজায় থাক। সারা ভারতব্যাপী সারা ভারতবর্ষব্যাপী ইউনাইটেড ব্যাংক ইউনিয়ন, তার মধ্যে সবকটি অফিসারদের সংগঠন এবং আমাদের সংগঠন আর কি শ্রমিক সংগঠন সবাই এর মধ্যে আছেন, এবং তারাই ধর্মঘট করেছেন। এই দুদিনের ধর্মঘট 15-16 তারিখ, 15-16 আচ্ছা মার্চ, এই দুদিন ধর্মঘট করার পর যদি দেখা যায় সরকার টনক না লড়ে এবং সরকারি সিদ্ধান্তকে পিছিয়ে না আসে, তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর এবং লাগাতার আন্দোলনের মধ্যে যাব। আমরা এই কাজটাই আমরা করতে চাই। আপনার নাম এবং বিমল গোস্বামী, আমি প্রাক্তন ব্যাংক কর্মী, इंडियन ओवरसीज बैंक। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार शाम रानीगंज बासरा मोड़ के सेंट्रल मॉल के पास बाइकर्स इवेंट स्टंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जहां पूरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न राज्यों से आए लगभग 70 प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। रानीगंज आर ग्रुप द्वारा आयोजित की गई इस प्रतियोगिता ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। रानीगंज आर ग्रुप की तरफ से बासरा मोड़ सेंट्रल मॉल के पास
बाइकर्स इवेंट स्टंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लिए 70 प्रतियोगियों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया। रविवार शाम इस स्टंट को देखने वाले अपने दांतों तले अंगुली दबा लिए। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाले 15 प्रतिभागियों को ट्रॉफी और पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान प्रेसिडेंट स्नेहाशीष मंडल, सेक्रेटरी आफ्ताब खान मुख्य रूप से उपस्थित थे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज कोर्टफील्ड क्लब की तरफ से जोतो सिंह और रामाश्रय सिंह की याद में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए 8 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें उत्तर प्रदेश से आई टीम ने बाजी मारकर खिताब अपने नाम कर ली। रानीगंज के रेलवे मैदान गिरजापाड़ा इलाके में रानीगंज कोर्टफील्ड क्लब की तरफ से जोतू सिंह और रामाश्रय सिंह की याद में एक दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल की टीमों के अलावा उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब से आई टीमों ने भी शिरकत की। प्रतियोगिता में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। ये प्रतियोगिता का 11वां साल था। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश और झारखंड की टीमें आमने सामने थी, जिसमें अंतोतगत्वा उत्तर प्रदेश की टीम ने खिताब जीत हासिल की। जीतने वाली टीम को 50,000 तो वहीं उप विजेता को 30,000 की इनामी राशि दी गई। फाइनल मुकाबले में रानीगंज रेलवे स्टेशन मास्टर मनोज कुमार सिंह और टीएमसी के जिला अध्यक्ष विष्णुदेव नोनिया बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। इनके अलावा प्रतियोगिता के अध्यक्ष विकास चंद्र नंदी, सचिव पप्पू सिंह, राजू सिंह, नरेश सिंह, सुभाष गोराई उपस्थित थे। বন্ধুরা এখানে এসেছেন যাদের সঙ্গে ব্যক্তি হ্যালো হ্যালো भैया সম্বর্ধনা দেওয়ার এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব সেই সমস্ত খেলোয়াড়দের। অনুরোধ জানাচ্ছি দুটি টিমকে মাঠে আসার জন্য। একটি টিম মালদা নিকি খান অ্যান্ড ব্রাদার্স, অপরটি হচ্ছে কলকাতা। এটি আমাদের এই টুর্নামেন্টের 3rd গেম এবং পরবর্তী যে খেলাটি হবে তাদেরকেও প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ জানাবো। কলকাতা ভার্সেস হরিয়ানা এই খেলাটি অর্থাৎ এখন যে কলকাতা খেলছেন তাদের আর মাঠ থেকে ছাড়ার দরকার নেই, আপনারা মাঠে থাকবেন। আর তাদের পরবর্তী খেলাটি হবে কলকাতার সঙ্গে হরিয়ানা, অর্থাৎ কলকাতা টিমকে পরপর 2টি খেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। 3rd গেম কলকাতা মালদা নিকি খান অ্যান্ড ব্রাদার্স, অপর টিমটি হচ্ছে কলকাতা। কলকাতার চতুর্থ গেমটি কলকাতার সঙ্গে খেলতে হবে হরিয়ানা। আমরা হরিয়ানা টিমের কাছে অনুরোধ জানাবো এই খেলাটি শেষ হলেই দ্রুত ময়দানে আসবেন এবং খেলার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। বহু দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত ভলিবল প্রেমী দর্শক আমাদের এই খেলা দেখার জন্য এসেছে তাদেরকে রানীগঞ্জ কোর্টফিল্ড ক্লাবের তরফ থেকে কমিটি যারা তাদের অঞ্চলে গিয়ে ভলিবল টুর্নামেন্ট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस प्रार्थी नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने छौड़ा अंचल के बंकोला 4 नंबर
पीर बाबा के मजार में जाकर चादर चढ़ाया। उसके बाद बंकोला 4 नंबर में काली माता और हनुमान जी के मंदिर में पूजा कर आशीर्वाद दिया। साथ ही सभी को भोग प्रसाद वितरण किया। इस अवसर पर उनके साथ अंचल के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रामचरित्र पासवान, फिरोज खान, कालिदास चैटर्जी, हरिशंकर घोष और पूर्व प्रधान जलधर बावरी तथा अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से मौजूद रहे। हिंदू भाई है, हमारा इसको बांकोला है, ये बांकोला कुलियारी है हमारा। কি নাম আমাদের ইয়ে থাকতে HMS সেক্রেটারি খুব ভালো ফুল বাজিত তোদের পড়াতে মুসলিম আরে কার্ড মিস্ত্রি ছিল সোনা আমার एक मुस्लिम भाई तो हमारे याद नहीं पड़ता ना रे बांकोला मसान घाट ছিল। हाँ तो हमारा याद है जो बांकोला में हरि कीर्तन हो रहा है, नाम का अरे खूब तगड़ा हिम्मतदार लोग नाजमुल्ला ठीक ठीक ठीक। तो हरि कीर्तन हो रहा है, खोल कौन बजा रहा है? नाजमुल्ला भाई बजा रहा है। तो हम बार बार देख रहा है तो नाजमुल्ला भाई हमको बोला, नरेंद्र आप खोल बजाने सीखा है? हमारा नहीं। बोला वहाँ कीर्तन होता है शाम को, हमारा कोई काम नहीं है, तुम लोग के साथ बैठ बैठ के खोल बजाना सीख लिया। यही तो हमारा देश है। हमारा देश हिंदू मुसलमान का देश है। हमारा देश साधु फकीर का देश है। हमारा देश नजरुल और रविंद्रनाथ का देश है। ये हमारा कृष्टि है, ये हमारा संस्कृति है। हमारा मजहब कभी हमको सिखाया नहीं ये लड़ जाओ। कोई आके अपने ताउस बचाने के लिए हिंदू मुसलमान से लड़ा रहा है, मगर ममता बनर्जी बंगाल का ठीक करके रखे हैं। ममता बनर्जी इस माटी का सौगंध खा के बोले हैं ये माटी बांग्ला का माटी है, এই মাটি বাংলার মাটি, এখানে বেঈমানদের স্থান নাই, এখানে মির্জাফরদের স্থান নাই, এখানে বিজেপি নামক যে বস্তুটি বাংলায় এসেছে বাংলা শান্তিকে নষ্ট করতে, তাদের এই বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই সাবধান। বাংলার মানুষ তৈরি আছে 21-এর ভোটে 26 তারিখে বাংলার সঙ্গে বাংকোলা 4 নম্বরের মানুষও হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। আর कौन कहाँ बाकी है? पंजाब में तो बीजेपी को टप्पी गुटा दिया, कोई और रहने को नहीं, प्रदीप जलाने का भी आदमी मिलेगा नहीं। रह गया बंगाल। रुकिए रुकिए देखिएगा 2 तारीख जब रिजल्ट निकलेगा कहाँ भागिएगा आप लोग देखिएगा। के लिए यहाँ का आदमी को दखल लेने का जरूरत नहीं है, बांग्ला दखल लेने को जरूरत नहीं। बांग्ला बंदूक का बोम बारूद का जगह नहीं है। बांग्लाते ममता बंदोपाध्याय মানুষের হৃদয়ে আছেন, বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের সঙ্গে আছেন। তাই উন্নয়নও করব, মানুষের সঙ্গেও থাকবো। हम हर जगह में एक बात बोलता हूँ যে আমি যদি বিধায়ক হই, আপনাদের আশীর্বাদ পেয়ে বিধায়ক হওয়ার পর এই পীর বাবার মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভাকে এমন করে সাজাবো যে অন্য জায়গার বিধানসভার মানুষরা মডেল পাণ্ডবেশ্বরকে দেখতে আসবে। আর কথা দিয়ে যাচ্ছি 24 ঘন্টা আগেও ছিলাম, এখনো আপনাদের পাশে থাকবো। আপনাদের বিপদে আপদে, আপনাদের সুখে দুঃখের শরিক হব, আপনাদের উন্নয়নের পাশে থাকবো। ভালো থাকুন। সবাইকে আমার নমস্কার, প্রণাম, সালাম এবং জোহর জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আজকে ভোটের প্রচারের মাধ্যমে আপনি কি আশীর্বাদ আর কি দোয়া করলেন? আমি প্রথমে মা মনসার মন্দিরে গেছিলাম, বজরংবলীকে পুজো চড়ালাম, আর পীর বাবার মাজারে এসে আমি প্রার্থনা করলাম বাংলার মানুষ যেন শান্তিতে থাকে, বাংলার মানুষকে যেন সাম্প্রদায়িক শক্তি, যে বাংলার মানুষ যেন পরাস্ত করতে পারে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে। বাংলার মানুষ সবাই একজোট হয়ে, হিন্দু মুসলমান সবাই একজোট হয়ে যেন বিভেদকামী শক্তি বিজেপিকে বাক্সবন্দি করে বঙ্গোপসাগরের জলে ফেলে দিতে পারে। আমি আল্লাহর কাছে, আমি ভগবানের কাছে, আমি বজরংবলীর কাছে, আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই প্রার্থনা করলাম, হে ঠাকুর, যে আমার এই রাজ্যকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যেমন সুস্থ করে তুলুন, দিদিকে সুস্থ করে তুলুন,
বাংলার মানুষের মনের জননেত্রী গণনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুস্থ করে তুলুন এবং সেই সঙ্গে বাংলায় শান্তি আনুন এবং আগামী নির্বাচনে বিপুল ভোটে যেন তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয় এবং সেই সঙ্গে নিজের জয় প্রার্থনা করেছি। আজকে এখানে একটা ভালো জিনিস দেখলাম যে মাজার কমিটির সেক্রেটারি হিন্দু, মন্দির কমিটির সেক্রেটারি মুসলিম। এটা খুব একটা বার্তা যাচ্ছে, আপনি এটা কি বলবেন? খুব ভালো। দেখুন, এরই নাম বাংলা। আমাদের বাংলার কৃষ্টি আর সংস্কৃতি হলো, বাংলা হলো রবীন্দ্রনাথ নজরুলের দেশ। এখানের কবি নজরুল তিনি 5 ওয়াক্তি নামাজি ছিলেন। তিনি কিন্তু এই কথা মানুষকে বলে গেছেন যে আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। তাই বাংলার সঙ্গে বাঙ্কলা কলিয়ার একটা সৌহৃদ্যতা আছে। দেখুন, যেখানে মাজার কমিটির সেক্রেটারি কিন্তু হিন্দু আর মন্দির কমিটির সেক্রেটারি কিন্তু একজন মুসলিম। আমরা এখানে সবাই শান্তিতে একসঙ্গে থাকি। আমরা হিন্দু মুসলমান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সবাই সুখে আছি। पांडवेश्वर से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से चुनाव रविवार हो चुके हैं और सोमवार मतगणना जारी है, लेकिन इस दौरान अंदर की तस्वीर देखें तो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। अभी तक 50% काउंटिंग हो चुकी है। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे जाएगी? अभी तक के जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें आरबीसी ग्रुप लीड कर रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आरबीसी ग्रुप ही लीड करेगी। इतने श्योर हो के आप कैसे कह सकते हैं? अभी का जो ट्रेंड मैंने कहा ना, अभी जो ट्रेंड लग रहा है उससे आरबीसी टीम लीड कर रही है। अच्छा, बार बार ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपके अगेंस्ट में जो पार्टी खड़ी हुई थी उन्होंने बड़ों का सम्मान नहीं किया, ये ऐसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप जो आप लगा रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि ये पार्टी जब आएगी, आपकी जो पार्टी आएगी, वो बड़ों का सम्मान करेगी? देखिए, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, यदि हमारी टीम चेंबर में अपनी कमेटी बनाती है तो जो 6 ऑफिस या 6 सलाहकार हमारी जो रहेंगे, जो चेंबर में नियम है कि हम लोग कमेटी में 6 सलाहकार नियुक्त करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग 6 सलाहकार को नियुक्त करेंगे और उनका पूरा मान सम्मान रखेंगे। आपके मुद्दे क्या क्या रहे हैं? मुद्दे विशेषकर कुछ नहीं, मुद्दे मेन यही है कि व्यवसायी वर्ग का भला हो, व्यवसायी हित में हम लोग काम करें, व्यवसायी लोग के लिए काम करें। क्या क्या काम बाकी रह गया है जो आपको लगता है कि आपकी विरोधी पार्टी नहीं की है, उस काम को अब करना चाहिए? ये देखिए, ये व्यवसायी की समस्या कोई कल थी आज नहीं है या कल नहीं रहेगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। समस्या कुछ कुछ आती रहती है, हम लोग के समय में भी आएगी, उस समय में थी, हम लोग अभी जब हम लोग के पास आएगी तो हम लोग काम करेंगे। ये ऐसा नहीं कि कल समस्या थी और आज नहीं है, ये ऐसा नहीं है। समस्या कुछ तो है ऐसी जो पुरानी समस्या रही होगी, आप लोगों को लग रहा है कि ये समस्या काफ़ी पुरानी चली आ रही है और इस समस्या पे अगर हम जीतते हैं तो हमें पहला काम यही करना है। देखिए, अभी मैं वैसे कुछ तो नहीं बोलूँगा, व्यवसायी की सबसे ज्वलन समस्या अभी जीएसटी को लेकर है। जीएसटी में हमारे व्यापारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व फेस कर रहे हैं, उस पर हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे। और ज्वाइंट कमिश्नर रत्नापानी मुखर्जी ने कहा कि 50% काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि उन्होंने यह साफ कहने से इनकार कर दिया कि कौन सी पार्टी लीड कर रही है और उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं। कितने राउंड काउंटिंग हो चुकी है आपकी? अभी तक 15 राउंड काउंटिंग हो चुके हैं। 5 टेबल में गणना चल रहे हैं। जो कैंडिडेट उसका रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव 4th टेबल में उसका रिप्रेजेंटेटिव है और अभी तक शांतिपूर्ण है। 50% का माफिक गणना हुआ है, बाकी है। कितनी देर लगेगी और? तो बोला असंभव है, लेकिन सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, अभी तक 50% हुआ, इसका मुताबिक चलेगा। क्या लगता है कौन सी टीम आगे जा रही है? कि हमको अभी बोलना तो ठीक नहीं है, टोटल रिजल्ट आने का बाद ही हम लोग बोलने सकेगा। फिर भी एक गेस होगा कि अभी तक में एक पार्टी जो है इतने % से आगे जा रही है। ये तो बोलना अभी हम लोग का ठीक भी नहीं होगा, अब बोलना भी नहीं चाहते हैं। जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होगा तभी बोलेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। वहीं अगर हम मतदाता की बात करें तो एक मतदाता ने साफ कहा कि पिछली पार्टी ने कोई काम नहीं किया है। सीनियर सिटीजन को जो सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया, इस वजह से वो पार्टी जरूर हारेगी। काउंटिंग चल रही है, आपको क्या लगता है किस पार्टी की जीत होगी? आरबीसी आरबीसी आरबीसी।
आरबीसी के प्रति इतने अस्वस्थ कैसे है, इतने श्योर कैसे है कि वही जीतेगी? आरबीसी ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि जीत तो उनकी ही होगी क्योंकि टीआरपी ग्रुप ने कोई भी काम नहीं किया है। उम्मीदवार को खड़ा किया है और सामने वाले दल से बहुत आक्रोश था, उन्होंने 3 साल में कोई काम नहीं किया है, उसके मुझे आश्वस्त है मैं अपनी टीम के प्रति, जीत के प्रति। क्या काम करने वाली है जीत के बाद आरबीसी? आपको लगता है कि पार्टी जो है जीत रही है तो क्या काम करेगी? और पिछली पार्टी जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो क्या उम्मीद करते हैं कि ये पार्टी खड़ी होगी तो ये कुछ काम करेगी? मुझे पूरी उम्मीद है आरबीसी की टीम पूरी काम करेगी। मैं आरबीसी का उम्मीदवार नहीं हूँ, ये आरबीसी के जो विनिंग कैंडिडेट है वो लोग से पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं आरबीसी का एक सपोर्टर हूँ। आप कह रहे हैं सपोर्टर है, मैं एज अ सपोर्टर से पूछ रही हूँ, क्या लगता है कि रानीगंज में क्या काम बाकी है और ये काम होना चाहिए, ये सबकी सुविधा के लिए है? काम तो ऐसा है, काम कभी खत्म होता नहीं है, काम कभी खत्म नहीं होगा। आज के 10 साल बाद ही काम होगा। काम स्वतः चलने का चीज़ है, काम खत्म हो ही नहीं सकता है, ये बात समझ कर रखिए। सबसे पहले यहाँ जो बड़ों का न्याय है, बड़ों को जो उचित सम्मान है वो मिलेगा, बाकी चीज़ मिलेगी। और जैसे चैम्बर चल रहा है, पुराना जैसे चैम्बर चल रहा था उस तरह से चैम्बर चलेगा, मुझे उम्मीद है। तो आखिर आप जो कह रहे हैं कि आपकी जो विरोधी पार्टी खड़ी है उस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया, आप ऐसा विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस पार्टी को क्या करना चाहिए? विरोधी पार्टी ने काम नहीं किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कभी काम नहीं, कुछ काम नहीं किया। विरोधी पार्टी ने बड़े लोग का सम्मान नहीं किया। जो सम्मान के हकदार थे, जिन्होंने चैम्बर 30 साल चलाई है, जो सम्मान के हकदार थे, वो सम्मान उन लोगों ने नहीं दिया है। सबसे बड़ी बात है, जो चैम्बर है, बड़े बुजुर्ग ने जिसने चैम्बर बनाई है, जिसने चैम्बर संचालक किया 30 साल तक, उन लोग को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, काम तो जो पद में रहेंगे सभी करेंगे। वहीं टीआरपी ग्रुप और चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने कहा कि जनता बदलाव चाहती है, इसीलिए बदलाव हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कहा कि यह सब राजनीतिकरण भी हो सकते हैं। 50% काउंटिंग हो चुकी है और जैसा कि अभी जानकारी मिल रही है कि आपकी विरोधी पार्टी आरबीसी आगे चल रही है, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, ये तो इलेक्शन है, हम लोग भी 3 साल रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी नए हैं, फिर भी हमारे मेंबर्स ने 3 साल हम लोगों को मौका दिया। अब उनको चेंज की एक ज़रूरत महसूस हुई है, ठीक है। और चूँकि मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि मैं प्रेसिडेंट तो नहीं बनने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे और लोग प्रेसिडेंट बनते, उनको पसंद नहीं आया कहीं ना कहीं, इसलिए ये। क्या वजह रही है आपकी प्रेसिडेंट नहीं बनने की? आपने जो डिक्लेयर किया कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो क्या वजह रही? देखिए, लोकतांत्रिक संगठन है, मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं एक बार प्रेसिडेंट बनूंगा। 3 बार प्रेसिडेंट बनने के बाद कहीं ना कहीं मन में ये इच्छा हुई कि भाई लोगों को भी मौका दिया जाए, और ये कहीं ना कहीं डिमांड भी थी और मेरे मन से ही इच्छा थी। चूँकि स्वेच्छा से पिछले 6 महीनों से मैं लगातार बोल रहा था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, तो चूँकि और लोग थे आगे वाले, अगर हमारी टीम जीत के आती तो उसमें से कोई प्रेसिडेंट बनता, तो यह मुद्दा तो अभी नहीं है, चूँकि टीम हमारी जीतने के कगार पे फिलहाल नहीं है। अगर कोई चेंज आता है तो ठीक है, हम लोग उसे स्वीकार करेंगे, सब मिलजुल के काम करेंगे, जैसे कि चैम्बर की प्रथा रही है। आपको क्या लगता है हारने की वजह क्या रही होगी? देखिए, ये तो अभी कंप्लीट रिजल्ट नहीं आया है, हाँ पीछे जरूर है, और अगर हारती भी ये टीम तो उसके मतलब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी आगे जा सकती है? ये पार्टी नहीं है, ये हम लोग का ग्रुप बना के चैम्बर के एग्जीक्यूटिव मेंबर का रहा है, और इसमें एक दल कहीं ना कहीं आगे होता है, एक दल पीछे होता है। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने देखा कि बहुत नामचीन लोग भी हारे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, समय का है, कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई पीछे रहता है। मुद्दों पे या कई सेंटिमेंट्स पे लोगों का अलग अलग भावनाएं होती है, और प्रचार भी बहुत मायने रखता है कि किस मुद्दों पे प्रचार हो रहा है। क्योंकि मैं देखा हूँ कि पिछले साल कोरोना काल में हमारे चैम्बर ने बहुत ज़्यादा काम किया, जो कई वजहों से सराहा भी गया है, तो लोगों को वो काम पसंद नहीं आया है। तो आगे से लोग ध्यान रखेंगे कि इस तरह का से काम नहीं करें, दूसरे तरीके से काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा यही है, मैं सलाह भी आने वाले लोगों को दूंगा कि इस तरह से काम ना करें, काम करने का ढंग बदलें। मैंने आपकी गलती आप महसूस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके दल की गलती हुई है? देखिए, गलती तो अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि जब तक हम लोग बैठेंगे नहीं, इस पर विवेचना नहीं करेंगे, तब भी कुछ बोलना, तब तक कुछ बोलना जल्दबाजी हो। आपकी विरोधी पार्टी आप पर बार बार आरोप लगा रही है, आपके दल पे आरोप लगा रही है कि जो सीनियर्स रहे हैं उनका सम्मान नहीं किया गया। देखिए, कोरोना काल था, 8 महीना गुजर गया था, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को गलत जानकारी दी गई है, भ्रामक जानकारी दी गई है। अभी तक वो 3-4 महीना पहले तक हम लोग के साथ मीटिंग में थे, हर मीटिंग में उनको इनवाइट किया गया है, और उनको तरह तरह से उनको फ़ोन भी किया गया है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ। और यहाँ तक कि हम लोगों ने जो फर्स्ट बोर्ड था उसका बोर्ड भी लगाया है, जो संस्थापक बोर्ड था, कहीं भी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ लोगों को भ्रामक जानकारी देकर ऐसे किया गया है। 2-3 अगर कोई लोग बोलते हैं कि उनको अगर नहीं मान दिया गया है, बाकी लोगों को से आप पूछिए, बाज़ार में घूमिए,
कहीं ऐसी बात नहीं है। आगे मैं तो उम्मीदवार नहीं हूँ, सिर्फ एक कयास था। जब मैं उम्मीदवार बनता तब इस बारे में बात किया जा सकता था। मैं महज एक सदस्य हूँ पार्टी का, और इस पर इस तरीक़ा से बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी पोस्ट पर नहीं हूँ पार्टी के। और क्या बोल रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ आटा मैदा सूजी बेसन छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। कैशलेस की दुनिया में अब आपको परेशान होने की नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन उठाने की ज़रूरत है, जिससे आप घर बैठे अपनी ज़रूरतों के सामान को बेझिझक मंगा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने मोबाइल पर सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड की। इस ऐप के जरिए आप दवा और OTC प्रोडक्ट पर 15 और 20% तक की छूट पा सकते हैं। तो इस सुनहरे मौके को हाथ से जाने ना दें। हमारा पता है हेल्थ बडी आरोग्य मेडिकेयर 56 PN मालिया रोड, दालपट्टी मोड़, रानीगंज। संपर्क करें राकेश तोदी, मोबाइल नंबर 9800350008 और 9800450008। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address globalhealthrng@gmail.com. Our website www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়,
কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 2445205324। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बर्नपुर बर्न स्टैंडर्ड्स फैक्ट्री की वेगन कॉलोनी के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उनका दावा है कि उनकी कॉलोनी में पीने का पानी और बिजली की सेवाएं लंबे समय से बाधित है। आसनसोल बर्नपुर बर्न स्टैंडर्ड फैक्ट्री की वेगन कॉलोनी के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार करने का आह्वान किया। उनका दावा है कि उनकी कॉलोनी में पीने के पानी और बिजली की सेवाएं लंबे समय से बाधित है। कॉलोनी के निवासी और बर्न स्टैंडर्ड के एक पूर्व कर्मचारी शिशिर चैटर्जी ने कहा, हम असहाय हैं और उन्होंने वोट का बहिष्कार करने का आह्वान किया है। हम लोग कंपनी के घर में रहते हैं। मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। कुछ दिन पहले पीने के पानी का कनेक्शन काट दिया गया था, उसके खिलाफ सड़क जाम किया गया। उसके बाद प्रशासन पानी उपलब्ध कराई गई, मगर वह नियमित नहीं मिलती है। वहीं बिजली सेवा रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदान की गई। हमारे पास परिवार है, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, हमें बहुत कष्टों में रहना पड़ता है। इसलिए हम लोग प्रशासन और विभिन्न नेताओं से बहुत बार गुहार लगाए हैं। अपने खर्च पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, इसलिए हमने वोट नहीं देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र उद्देश्य प्रशासक का ध्यान आकर्षित करना है। কি আপনাদের সমস্যা? আমাদের সমস্যা হচ্ছে, আমাদের দেখুন রাত 9টার সময় যে লাইন দেয়, ভোর 5টায় কেটে দেয়। তারপরে মানে সারা দিনটা আমাদের বিনা লাইনে থাকতে হচ্ছে। এমনিভাবে থাকতে কি পারা যাবে? আর এখন গরমকাল চলে এসেছে, বলুন। তো কটা থেকে কটা পর্যন্ত আপনাদের লাইন থাকে না? আমাদের দেখুন ভোর 5টায় লাইন কেটে যায় আর রাত 9টার সময় লাইন দেয়। তো এই বিষয় নিয়ে কি আপনারা কাউকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, অনেক সবাইকেই জানানো হয়েছে। প্রত্যেকটা মানে জায়গায় যাওয়া হয়েছে, প্রচণ্ড দৌড়াদৌড়ি করা হয়েছে। আর এই কিছুদিন ধরে না, অনেক দিন ধরেই দৌড়াদৌড়ি করা হচ্ছে। কোনোই লাভ হচ্ছে না। ম্যানেজমেন্ট কি বলছে? ম্যানেজমেন্ট এই বিষয়ে কিছুই বলতে চাইছেন না। তো আপনারা এখন কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে আমাদের একটা লাইনের ভালো ব্যবস্থা হোক, এটাই আমরা চাইছি, এটাই আমাদের বক্তব্য। আরও দেখা যাচ্ছে যে জল নাই, লাইট নাই, আর না হলে ভোট বয়কট। হ্যাঁ, এই এটাই বিষয় আমরা। নিয়ে আপনারা কি বলবেন? দেখুন, এই বিষয় নিয়ে আমরা সবাই মিলে এটা ঠিক করেছি, গোটা কলোনিবাসী বাসিন্দা মিলে, যে জল আর লাইন যতক্ষণ আমাদের না দেবে, ক্লিয়ার কাট কথা না বলবে, ততক্ষণ আমরা এই বিষয়ে একমত থাকব। ভোট কাউকে দেব না, কোনো পার্টিকেই দেব না। আপনার নাম কি? আমার নাম পম্পা চ্যাটার্জি। আমাদের জল লাইট নেই। এবারে জল লাইটে না থাকার জন্য আমাদের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা, আমাদের থাকা, সব কিছু নিয়ে অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমরা ভোটার, আমরা আজ 3 বছর দিকে সবার কাছে গেছি, কিন্তু কেউ আমাদের দিকে তাকায়নি, যার জন্য আজকে ভোট বয়কট করার ডাক দিয়েছি। গোটা কলোনি মিলে নিয়েছি যে যেহেতু সকাল ভোর 5টায় লাইন কেটে দেয়, রাত 9টায় লাইন দেয়, কিন্তু সব জায়গাতে লাইট আছে, আমরা কেন লাইট জল পাবো না? যার জন্য আজকে আমরা এই ডিসিশনে এসেছি যে আমরা ভোট কারুকে দেবো না। শিপ্রা মুখার্জি, কোম্পানি একজন প্রাক্তন শ্রমিক শিশির চ্যাটার্জি, এবং কোয়ার্টারি বসবাস করি, কোয়ার্টারি থাকি। আজকে আপনারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, হ্যাঁ, এবং দেওয়াল লিখেছেন যে জল নেই, লাইট নেই, ভোট নেই। হ্যাঁ, আমরা বাধ্য হয়েছি একদম নিরুপায় হয়ে, কারণ আমাদের এখনও কোম্পানি ঘরে বকেয়া প্রাপ্য মেটেনি, হাইকোর্টে কেস চলছে, এবং এরকম অবস্থাতে
কিছুদিন আগে জলও কেটে দিয়েছিল, মাঝে মধ্যে একদিন করে জল কেটে দিচ্ছে, আবার রাস্তা ঘেরাও আন্দোলন করে প্রশাসক মহলে হাতে পায়ে ধরে আবার জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং বিদ্যুৎ রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত বিদ্যুতের লাইন দেয়। এত বড় লকডাউন গেল, এই অন্ধকারে বিনা বিদ্যুতে আমরা পড়ে থেকেছি। আমাদের ঘরেও ফ্যামিলি আছে, বাচ্চাদের পড়াশোনা আছে, অসুস্থ বয়স্ক মানুষরা আছেন, খুব কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন হচ্ছে। প্রশাসক মহলে এবং বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দৌড়াচ্ছি যে বিদ্যুতের আমরা নিজেরা তার খরচা বহন করব, বিদ্যুতের লাইনটা কমসে কম দিন। মানুষ যেখানে বসবাস করছে, জল আর বিদ্যুৎ জরুরি পরিষেবার মধ্যে পড়ে, এটা ছাড়া কি করে মানুষ থাকতে পারে। আমরা বিভিন্ন নেতৃত্বের কাছে দীর্ঘদিন ধরে দৌড়াচ্ছি, কিন্তু কোনো রকম এখনও পর্যন্ত রেজাল্ট আমরা পাইনি, যার ফলে বাধ্য হয়ে এখানকার বসবাসকারী মানুষজন সবাই মিলে ডিসিশন নিয়েছে যে আমরা তাহলে জল বিদ্যুৎ কিছুই পাবো না, কেউ আমাদের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে না, তাহলে আমরা ভোট দিয়ে করব কি? আমরা নিরুপায়, অসহায়, আমাদের পাশে যখন কেউ দাঁড়াচ্ছে না, আমরা ভোট দিয়ে করব কি? যার ফলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা এখনও চাই প্রশাসক আসুক। আমাদের এই সিদ্ধান্ত একমাত্র একটাই কারণ, এখানকার আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হচ্ছে একমাত্র কারণ। সিদ্ধান্ত কি আপনারা প্রশাসনকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা সর্বত্র লিখিতও জানিয়েছি। আজকের সিদ্ধান্ত আপনারা যেটা হ্যাঁ এটাও জানানো হয়েছে, ডিএম অফিসেও লিখিত দেওয়া হয়েছে, এসডি অফিসেও লিখিত দেওয়া হয়েছে। সর্বত্র আমরা জানিয়ে এই সিদ্ধান্তের পথে যেতে বাধ্য হচ্ছি এবং আমরা এখনও চাই তারা আসুক, আমাদের কিছু আশার আলো দেখাক, আমাদের সমস্যাটা কি করে দূর করা যায়, আমরা যেন বসবাস করতে পারি, তার কোনো পদক্ষেপ তারা নিক। আমরা শুধু প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এই পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি। আমার নাম শিশির চ্যাটার্জি এবং ओके। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के जामुड़िया से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे इकड़ा मोड़ दुर्गा मंदिर के समीप माकपा के संगठन की ओर से सभी कारखाना श्रमिकों को लेकर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के मोर्चा की प्रत्याशी आईसी घोष के समर्थन में एक सभा की गई। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के जामुड़िया से हरिपुर जाने वाले मुख्य सड़क के किनारे इकड़ा मोड़ दुर्गापुर मंदिर के समीप माकपा के सांगठनिक की ओर से सभी कारखाना श्रमिकों को लेकर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के संयुक्त मोर्चा की प्रत्याशी आईसी घोष के समर्थन में एक सभा की गई। इस सभा के शुरू होने से पहले कारखाने के श्रमिकों की ओर से उन्हें फूल का बुके देकर सम्मानित किया गया और एक डफली प्रदान की गई। श्रमिक संगठन के द्वारा दिए गए इस डफली का एकमात्र मकसद था कि इस डफली का गूंज केवल पश्चिम बंगाल तक ही नहीं जाएगी बल्कि दिल्ली तक इसकी गूंज जाएगी। इस मौके पर आईसी घोष ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार थी तब यहाँ पर गरीब लोगों की बेरोजगारी हटाने के लिए उसे रोजगार देने के लिए जामुड़िया के इकड़ा औद्योगिक क्षेत्र में कारखाना लगाया गया। जब तक पश्चिम बंगाल में माकपा की सरकार थी तब तक सभी कारखाना के श्रमिकों को सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन जैसे ही 2011 में पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार आने के बाद श्रमिकों की सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया। इसलिए आप सभी को तय करना है कि आपके दुख सुख में हमेशा कौन रहता है। इस मौके पर माकपा नेता तापस कवि, मनोज दत्तो, बुद्धदेव रजक, सुमित कवि, संगीता कोड़ा, उज्ज्वला चैटर्जी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। মনকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, শ্রমিক কৃষকের অধিকারকে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে সামনের সারিতে থাকবে আমাদের কমরেড ঐশী। সেই জন্য আমরা কমরেড ঐশীকে এই জামুড়িয়া বিধানসভা থেকে আমরা যতটা পারবো, যত বেশি ভোটে পারবো নির্বাচিত করে বিধানসভায় পাঠাবো, এই আশা, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। আমি বিশেষ কিছু বলতে চাই না, অনেকক্ষণ আপনারা রয়েছে। 20 महीने बाद आप लोगों का जो चुक्ति हो रहा है, उसके बाद भी ये लोग पैसे जो बढ़ा हुआ है, आप लोगों का वृद्धि हुआ है, वो नहीं मिल रहा है, उसको रोका जा रहा है।
तो ये लोग किसके पक्ष में है ये आप समझ लीजिए, आप लोगों के पक्ष में नहीं है। এরা আপনাদের সাথে দাঁড়িয়ে নেই, এরা ওই গুন্ডাদের সাথে দাঁড়িয়ে আছে যারা টাকা আপনাদের টাকাগুলো 1000 টাকা যা বৃদ্ধি হয়েছে সেগুলো ছিনিয়ে নিতে চায়। এরা চায় না সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে যাক। এর আগে এটা প্রথমবার কেন তৃণমূলের যে সরকার সে পারতো না একটা ইএসআই হাসপাতাল এখানে বানাতে? আপনাদের যে লোকাল ফান্ডগুলোকে ট্রান্সফার করে আসানসোল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেন তারা পারতো না যে লোকাল ফান্ডে এখানের মানুষের জন্য উন্নতি হোক? তারা বারবার সেই লোকাল ফান্ড ট্রান্সফার করে আসানসোল নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু জামুরিয়া এখানে যে মানুষ যাদের খেটে খাওয়া রক্তে তাদের খেটে খাওয়া ঘাম ঝরিয়ে তারা এই জায়গাটাকে তৈরি করছে তাদের জন্য কোনো উন্নতি হচ্ছে না। বারবার এই কারখানায় যে মানুষ বলছে যে তারা এখানে ঘাম ঝরিয়ে। जामुड़िया से दिलीप साउ की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरें यहीं समाप्त करते हैं, मगर उससे पहले आज की सुर्खियां और एक बार। रानीगंज कोलफील्ड क्लब की ओर से 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से 15 मार्च से लेकर 18 मार्च तक बैंक हड़ताल की घोषणा। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।